तो मैंने कहा आप लोग को वैकेंसी कौन सी आई है आपकी, आरपीएफ की। इसमें दोनों वैकेंसी है, कांस्टेबल की भी है और एसआई की भी है। कांस्टेबल वैकेंसी कितनी है, 250, 2000 सॉरी, ये एसआई की पोस्ट है। और कांस्टेबल की पोस्ट कितनी है, 2000 पोस्ट है। टोटल मिला के पोस्ट कितना हो गया आपका, 22,500 पोस्ट है। सिलेबस में आपका कुछ नहीं है, मोटा मोटी अगर देखोगे तो आरपीएफ के सिलेबस में उतना कुछ रहता नहीं। मैथ, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, ये तीन चीज पर एक खेल है। मैथ्स 35 नंबर, रीजनिंग 35 नंबर, जीके जीएस 50 नंबर। जीके जीएस में आपका करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, ये सारे रहेंगे आपके। ठीक, ये टोटल 50, टोटल हो गया आपके 120। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 है, 1/3। ठीक है, 3 पर 1 गलत। ठीक, 2018 कट ऑफ की बात करते हैं तो 18 कट ऑफ के मुकाबले इस बार आपको कितने मार्क्स अचीव करने होंगे वो देखना है। 2018 में जो रेलवे की आरपीएफ वैकेंसी आई थी उसमें आपका कट ऑफ जो गया था फीमेल वालों के लिए, फीमेल की जो महिलाएं थी, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल की कट ऑफ। जनरल वालों के लिए कट ऑफ जो गई थी वो कितना गया था भाई, तो 47 पे गया था, 47 पॉइंट पे कुछ गया था। ठीक है, एससी वालों कट ऑफ कितने गए थे, तो लगभग आपके वही 44 करीब, 44%। एसटी वालों के लिए 38 या 39 बोल दो, और ओबीसी वालों के लिए वही आपका 46 के अराउंड में गया था। ये आपका फीमेल कट ऑफ था रेलवे में आरपीएफ का। वही मेल की बात करते हैं तो मेल का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। मेल में अगर देखें तो यूआर, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इनमें अगर कंपेयर करें सब में आपका ज्यादा नहीं अंतर है, 78, 76 के अराउंड में और 72 के अराउंड में इसका परसेंटेज आना चाहिए। ये 120 नंबर में है, 120 नंबर का है ये फासला। ठीक, इसमें भी ग्रेड मिलेगा आपको, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की जॉब मिलेगी। तो आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितने नंबर आप लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको उन अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। ये आपका था रेलवे का टॉपिक। जो हमारा है वो आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको मैंने क्या पढ़ाया था और कहां तक पढ़ाया था उसको हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपने हिस्ट्री में कहां तक क्या क्या पढ़ा है। कल मैंने आप लोगों को टोटल जो है वैदिक काल को खत्म किया था। उत्तर वैदिक काल में कुछ ना कुछ है नहीं, तो कर्म कांड आ चुका था, प्रजापति, ब्रह्मा जी देवता हो गए थे, और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बन गया, वर्ग बन गया। इनमें आपको 3 चीज आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का कालखंड कब से कब तक रहा था, तो 1000 से 600 के बीच, क्योंकि 600 के बीच के बाद जो है आरंभिक नगरों का उदय होता है। आरंभिक नगर में जिसमें आपका इंद्रप्रस्थ, वाराणसी, चंपा नगरी, उज्जैनी, ये सब आते हैं। ठीक, इस काल में सबसे बड़ी विशेषता कर्मकांड की शुरुआत, कर्मकांड शुरू हो चुका था। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत मतलब वर्ग पर आधारित हो गया था, वर्ग पर। इसके बाद ईश्वर की बात करते हैं, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा, संसार के रचयिता, इनके बारे में पढ़ना है।
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो आपका है जनपद काल। महाजनपद या जनपद उस काल को कहते हैं जिस काल में 16 महाजन पदों का उदय हुआ था। आर्य जो थे वो कबीले में आए थे। जो कबीला था, कबीला ये धीरे धीरे बड़ा हुआ और ये बन गया आपका जन। क्या बन गया? जन। जन बन गया। और जन जो है जब बड़ा एरिया का रूप लिया तो ये बन गया आपका जनपद। जनपद। और जनपद जब बड़ा क्षेत्रफल में रूप ले लिया वो बन गया आपका विशाल महाजनपद। महाजनपद। जैसे आप देखते हो कि गांव को मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका? ब्लॉक बनता है। ब्लॉक को मिलाते हैं तो जिला बनता है, और जिला को मिलाते हैं तो राज्य बनता है, और राज्य को मिलाते हैं तो देश बनता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक रूप से जन, जनपद, महाजनपद, कबीला से जन बना, जन से जनपद बना, और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ, मतलब उदय हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार कौन कौन से धर्म ग्रंथ है? 2 धर्म ग्रंथ है, बौद्ध और जैन ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों के आधार पर 16 महाजन पद का उल्लेख है। महाजन पद का वर्णन, मतलब इन दोनों ग्रंथ में 16 महाजन पद के बारे में वर्णित, मतलब वर्णन किया गया है कि भारत के अंदर टोटल 16 महाजन पद है। इन 16 महाजन पद की अपनी अपनी राजधानियां भी है। रेलवे के एग्जाम में आपके इससे तो क्वेश्चन पक्का आएगा प्राचीन भारत से, आता है, हमेशा पूछा गया है। ठीक है, तो इतिहास के तीनों पार्ट को आप भली भांति जैसे ही पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ लो कि स्ट्रांग आपका ऐसा हो जाए कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना के बराबर छूटे। एग्जाम में जब बैठो ना तो आप निश्चिंत रहो, भैया हिस्ट्री से कुछ भी आएगा ना हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं से क्वेश्चन उठा दे। कितना उठाएगा? हद मार के 10 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन घुमा दे, 9 क्वेश्चन तो आपका सिंपली होगा जो आपको आता होगा, और तभी आएगा जब आप पढ़ोगे। एक एक पॉइंट को आपको दिमाग में रहेगा तब, वरना नहीं। ठीक, 16 महाजन पद का वर्णन मिलता है। अब 16 महाजन पद का एरिया कहां कहां पे है, लोकेशन कहां कहां पे है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, सोलह महाजन पद के हर एक एरिया के नाम देखो एक बार आप। सबसे पहले आते दक्षिण में। दक्षिण में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका है अशमक, अशमक। ठीक, फिर आते हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में अवंती। ठीक, फिर आते हैं पश्चिम में राजस्थान के अंदर मत्स्य। फिर आते हैं उत्तर हरियाणा में कुरु, कुरु। पाकिस्तान में एक ही था गंधार, और अफगानिस्तान में एक ही था कंबोज। पहले इनको हम निपटा लेते फिर देखते हैं। ठीक है, अशमक। अशमक कहां पे? आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पे? दक्षिण भारत का एकमात्र आंध्र प्रदेश। लोकेशन दे दो। इसकी राजधानी पोटन, पोटन। अवंती की राजधानी ये कहां पे? एमपी में। इसकी 2 राजधानी थी, एक माहेशमती और एक आपका उज्जैनी, उज्जैन। ये 2 राजधानी। ठीक है, इसके बाद मत्स्य की बात करते हैं तो मत्स्य की आपकी विराटनगर। मत्स्य कहां पे है?
तो राजस्थान में, ठीक है। विराटनगर, राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, तो विराटनगर आप लिख सकते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, इसे याद करो, विराटनगर मत्स्य की राजधानी, ठीक। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि एकमात्र ऐसे महाजनपद जो अफगानिस्तान में था, कंबोज राजधानी हाटक। एक ऐसे महाजनपद जो पाकिस्तान में था, गांधार राजधानी तक्षशिला। एक ऐसे महाजनपद जो केवल दक्षिण भारत में था, अशमक राजधानी पोटन या पोतली। एक ऐसे महाजनपद जो केवल मध्य भारत में था, अवंती राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती, ठीक है। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। ये आपके कितने हो गए? 6 महाजनपद खत्म। अब 10 पढ़ते हैं। 10 में से 3 तो हम चलेंगे बिहार लेकर के, 3 आपके बिहार में, 3 आपके कहां पे है? बिहार में। बिहार में आप देखोगे तो एक तो आपको मगध, जो बिहार के दक्षिण में है, मगध। मगध, ठीक है। इसके बाद एक आपका भागलपुर में था, जिसका नाम अंग। अंग जनपद को किसने जीता था, पता आपको? अंग किसका राज्य था? महाभारत, जिसे हम महाभारत को जय संहिता के नाम जानते हैं, जय संहिता में हम देखते हैं कि जो अंग था वो किसका था? जीता किसने था? भीम ने इसको जीत लिया था, अंग जनपद को, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो अंग को जीतने वाला अंगराज, जो अंगराज था, उसको हरा करके बिंबिसार ने अंग जनपद को भारत में मिलाया था, ठीक है। तो अंग, मगध और एक और है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली। अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर में। मगध की राजधानी राजगृह या गृहवर्ज, गिरिवर्ज, ठीक है। राजगृह या गिरिवर्ज, ये आपके मगध के अंदर आता है। आपके मगध हो गया, अंग हो गया, वैशाल वज्जी हो गया। ये तीनों जनपद जो है एक साथ मिल जाता है, बाद में मिलाता है इनको, ठीक है। अब बच गए आपके टोटल मिलाकर कितने? तो बच गए आपके 7। अब 7 के 7 जनपद कहां पे है? यूपी में है। यूपी में देखते हैं। इससे पहले मैं आपको इसको खत्म करता हूं, ठीक है। देखो, यूपी के अंदर टोटल 7 जनपद है। 7 को नाम देखो एक बार। मथुरा, सुरसेन, सॉरी, मथुरा राजधानी थी सुरसेन, सुरसेन, वत्स, अवाई नहीं, मल, चेदी, कौशल, पांचाल, एक और है, वत्स हो गया, सुरसेन हो गया, मल हो गया, चेदी हो गया, काशी। ये आपके टोटल 7 जनपद कहां पे? यूपी में।
यूपी में टोटल कितने जनपद? 7 जनपद है। काशी, पांचाल, कौशल, चेदी, मल, वत्स, सुरसेन। किसी भी ट्रिक से याद करोगे एक या दो दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। इसलिए ट्रिक के बजाय आप थोड़ा अपने माइंड यूज कर लो और एक बार याद कर लो, भूलोगे नहीं। बीच में आपका रिवीजन चलता रहेगा, रिवीजन करते रहो, ठीक है। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती है, श्रावस्ती या बस्ती कह लो, बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो आ जाए। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, अहिछत्र। काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। चेदी की राजधानी शक्तिमती, शक्तिमती कह लो या सुक्तिमती कह लो। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ठीक। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और सुरसेन की मथुरा। देखो याद हो गया कि नहीं? अब मैं इस कब को सीक्वेंस में लिख दूंगा, इसमें नोटबुक में भी देखता हूँ, और वहां से अपना नोट कर लेंगे सब। पहले आते हैं हम बिहार में। बिहार में 3 महाजनपद, मगध, वज्जी, अंग, ठीक है। यूपी, यूपी में 7, एक का नाम सुरसेन, कौशल, काशी, मल, वत्स, चेदी, पंचाल। 7 हो गए। अब इनकी राजधानी देख लो एक बार, खटक से याद हो जाएगा। देखो, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, अहिछत्र। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है। सुरसेन की मथुरा, मथुरा। वहीं बिहार के अंदर जो राजधानी है, अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की वैशाली। वैसे वज्जी की राजधानी 2 थी, एक लिच्छवी थी। लिच्छवी क्यों फेमस? तो लिच्छवी एक ऐसा गणराज्य जहां सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, ठीक है। मगध गृहवर्ज, गृहवर्ज या राजगृह। अगर ये इतना याद है ना, तो अब याद जरूरत नहीं, अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब है क्या, एक सिंगल सिंगल है, ठीक है। देख लो, लिख लिया आप लोगों ने। बच क्या गया आपका? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बताओ। आंध्र प्रदेश अशमक, मध्य प्रदेश अवंती, राजस्थान मत्स्य, हरियाणा कुरु, हो जा शुरू, पाकिस्तान गंधार, अफगानिस्तान कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार राजधानी तक्षशिला, कुरु राजधानी
इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की अवंती की उज्जैन या अश्मक की पोटन या पोर्टली। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लो एक बार नीचे से पढ़ करके देखो, ये टोटल आपके कितने महाजन पद है? 16 महाजन पद है। इस प्रकार से याद कर लोगे, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं इन सभी महाजन पदों में सबसे सर्वशक्तिमान महाजन पद मगध को माना जाता है। और मगध के बारे में कौन नहीं जानता है? सबको पता है कि मगध एक ऐसा राजवंश जिसपे कई सारे वंशों ने राज्य किया और अंततः इस मगध ने सभी जनपदों को मिला करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसी मगध के अंदर से बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, शिशुनाग, यहां तक कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासकों का उदय हुआ था। ठीक, उन सभी को हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझेंगे बेटर, अच्छा रहेगा। आते हैं मगध पे। मगध के एरिया की बात करें तो मगध का पूरा क्षेत्रफल बिहार का जो प्रांत है वहां फैला हुआ था। ठीक, मगध मगध जिसके अंदर लगभग 7 वंशों ने राज किया। उन 7 वंशों को अगर देखें तो कुछ इस प्रकार के हैं। सिंपल सा बताया था आपको, हसीन, मशुक, शाह। हसीना को मासुक प्यारा है, हसीना को मासुक प्यारा है। ठीक है, हसीन, हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह, ह से हरियक वंश, श से शिशुनाग वंश, नाग वंश, न से नंद वंश। पहला वंश, दूसरा वंश, तीसरा वंश। इन वंशों को सिस्टमेटिक ढंग से आप याद रखेंगे। म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, नेक्स्ट कणव वंश, कणव वंश, और लास्ट आपका बच गया आपका सातवाहन। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सबसे पहला वंश हरियक वंश, सबसे अंतिम वंश सातवाहन वंश। कई बार आपके आ जाएगा कि मिलान करें कि कौन सा वंश सबसे पहले आया था, सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करें इनको। सबसे पहले क्या आया? हरियक वंश। इससे पहले भी एक और वंश है जिसको जय संहिता महाभारत में वर्णित किया गया है। उस वंश का नाम है बृहद वंश, बृहद वंश। इसका पहला शासक था बृहद मौर्य, बृहद रथ, बृहद रथ, बृहद रथ, बृहद रथ था। बृहद रथ एक ऐसे शासक जो महाभारत काल में थे। इसी के वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था जरासंध। इसी के पोते हुए थे जरासंध। जरासंध, जरासंध और भीम के बीच क्या हुआ था? मल्ल युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? मल्ल युद्ध। इस मल्ल युद्ध में
भीम जो है जरासंध को 2 बराबर भागों में चीर करके फेंक दिया। ठीक दिया, ये कृष्ण का ही चाल था। इसके बाद इस वंश का जो है अंत हो गया और इस वंश पे के बाद एक नया वंश हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन। ये टोटल आपके 7 वंश थे। अब हम पहले चलेंगे आपका हर्यक वंश को, एक एक वंश को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कहां तक आप पढ़ सकते हैं। आज हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार तो मौर्य वंश का था। बिंबिसार, बिंबिसार और बिंदुसार में आप ध्यान रखना है, इसमें बिंबिसार है और इसमें बिंदुसार है। बिंदुसार मतलब पॉइंट सार, ठीक है, पॉइंट सार, बिंदु, बिंदु ना क्या होता है, पॉइंट होता है उसे, तो इतना आप ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होता है, इसको बिंदु और बिंबि में फर्क नहीं समझते। बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। इसने विवाह के माध्यम से, ठीक, विवाह के माध्यम से इसने राज्यों को हड़पा। इसने अपने लंबे कार्यकाल के समय में काफी ज्यादा ही विवाह किया था। विवाह करने के शौकीन थे लोग, खाने पीने के शौकीन होते हैं, ये भैया विवाह करने के शौकीन थे। इतिहासकारों के अनुसार, कई ऐतिहासिक जैन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तो नहीं, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि बिंबिसार ने अपने जीवन काल में लगभग 300 से 400 विवाह किया था। 300 से 400 विवाह, 50 तो बीवियां राजाओं के लिए आम बात है, 50 बीवियां आम बात है। अब राजा जहां गए वहां बीवी बना लिए। अधिकतर युद्ध क्यों होता था? लड़कियों के चक्कर में। वर्तमान परिवेश की स्थिति ऐसी है, ठीक, पहले लोग लड़की चक्कर में अपना राज्य विस्तार करते थे और आज लोग लड़की चक्कर में आईएएस बनते हैं। बात वही है, बस फर्क यही है, समय बदल गया, ठीक। तो बिंबिसार ने अपने जीवन काल में लगभग 450 विवाह किया, इसका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 3 विवाह किया इसका प्रमाण है। अगर प्रमाण होता तो शायद आज भी बिंबिसार के वंशज घूम रहे होते, शायद हम में से कोई होते उसमें, ठीक। अब मान लो कि बिंबिसार ने सोचा कि अगर मैं सब बीवियों को लाइसेंस दे दिया, ये तो आने वाले टाइम में मेरे बच्चे घूमेंगे, फिर हमारे पूर्वज थे बिंबिसार कि भारत हमारा ही है, फिर तो पाकिस्तान की मांग करते, पाकिस्तान हमारा ही है। तो बिंबिसार ने मोस्टली 3 पत्नी को ही लाइसेंस दिया, ठीक। और तीनों क्यों नहीं देगा? सबसे प्रिय वही थी, इसलिए आजकल के टाइम में भी एक लड़के, अब उस टाइम में राजा महाराजा के 400 बीवियां, तो आजकल लड़के भी कम नहीं है। आजकल लड़कों के पास काम क्या, पढ़ाई लिखाई छोड़ रखा बिल्कुल। कम से कम एक लड़के के पास, कहते हैं कि लड़कियों की संख्या कम है, तो संख्या कम कैसे लोगी भाई? हैं? इसलिए कहा तुम लोग पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो लड़कियां क्या, तुम्हें कुत्ते नहीं पूछेंगे, तुम्हें किसी के माँ बाप लड़कियां देंगे भी नहीं, ठीक, समझ लो बात को। तो पढ़ाई लिखा कर लोगे, लड़कियां अच्छी खासी मिल जाएगी, ये तो आई टेढ़ी महंगी मिलेगी। और चले बता, वो किसी गर्लफ्रेंड ले चुकी है और उसका बॉयफ्रेंड आपका दोस्त निकला बाद में। तो खैर जो भी है, तो जब आजकल के लोग लड़के 10-15 गर्लफ्रेंड बना सकता है, तो भैया किसी किसी को नसीब नहीं मिलता, उसे कदम फूटे होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो समझ लो बाबू तुम लोग ना जनगणना के लिए पैदा हुए हो,
बस अपना नामांकन कराने के लिए कि आप जनगणने में हो। ठीक, बिंबिसार काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिंबिसार का, काफी इंटरेस्टिंग बंदा भी था ये, काफी वो क्या कहते हैं खुश मिजाज दिमाग के थे। ठीक है, और काफी खुश मिजाज दिमाग की बात करें तो बिंबिसार गुस्सेल भी था, ओपन माइंडेड था, गुस्सेल भी था। तो हुआ क्या था, बिंबिसार ने 3 पत्नी की शादी किया। अब देखो बंदा, ओए आवाज नहीं, था ये बिहार का, इतना तेज था, ये था बिहार का, लेकिन शादी कहाँ के देखो जरा, हाँ ये रुक जा बस। था कहाँ का, अरे ये क्या हो रहा है भाई, चल ठीक। अब बताओ, बिंबिसार था बिहार का, देखो ये बिहार प्रांत है, था यहाँ का। अब इसका लिंक जो है कहां कहां जुड़ गया, देखो देखो ये था आपका बिंबिसार, ये एक तो जीता कौशल को और एक पंजाब। आज अगर किसी लड़का, कोई लड़का हो शादी कर ले जाके पंजाब में, तो मम्मी बोलेगी बिहार का लड़का का तो लड़की नहीं मिला भाई, तो लड़का को नहीं मिला है, लड़की नहीं मिला तेरे को, मतलब पंजाब चला गया ब्याह करने के लिए। ठीक, अब मान लो जो भाई सोच समझ के बोलो, ठीक है, और गलती से पता चल गया पुतिन साहब को, तो पुतिन साहब तुम्हें बहुत मारेंगे। ठीक है, अब पुतिन कौन है सर्च कर लेना। ठीक है, पंजाब, पंजाब और कौशल, बिंबिसार ने अपनी 3 पत्नियों को लाइसेंस दिया और एक लिच्छवी मतलब वैशाली। वैशाली, कई बार इनके पत्नियों के नाम पूछते हैं। पंजाब प्रांत की जो पत्नी थी उनका नाम था क्षेमा, नाम बड़ा सुंदर क्षेमा। कौशल की जो पत्नी थी कौशला, जो प्रसेनजीत की बहन थी कौशला, और वैशाली की थी चेलना। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो कौशला की थी, काफी अच्छा था। इसका भाई प्रसेनजीत काफी ज्यादा ही राजा था। प्रसेनजीत से जब विवाह हुआ कौशला का, तो हुआ था क्या था कि बिंबिसार को बताता था कि मेरा भाई है, मतलब मैंने पहले शादीशुदा हूं। शादी करने के बाद बताता था कि हमारा पहले से 2 बीवी है। अब ये लड़की क्या करेगी, पहले ना तो फोन था, ना टेलीफोन था, ना कुछ था, और तुम शादी कर लोगे 500 किलोमीटर दूर तक, तुम्हें कौन पूछा तुमने किया नहीं किया, पता क्यों चल रहा है, तुम शादी 50 कर लो। तो लड़कियां पहले बढ़िया थी, पहले की शादी कर ले, कोई हस्बैंड है ना, कोई दिक्कत रख लेंगे। और आज एक करने के बाद इंसान पागल हो जाता है। एक शादी कर लो और फिर जाकर जिंदगी जियो, जिंदगी आपकी ना बर्बाद हो गई फिर बताना। ठीक है, तो शादी करना भी ठीक है, ना ठीक करना भी ठीक है। तो क्षेमा, कौशला की बात करते, ऐसे 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 भाई मिले लड़कियों के, ऐसे भाई जो दहेज में पूरा एक प्राण दे दे, कमाने जरूरत ना पड़े अपनी बहन को। भाई आजकल लड़के परेशान क्यों होते हैं, अपने बीबी के मेकअप खर्चे से, मेरे को ये चाहिए क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, फलाना ठिकाना। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने क्या किया, कहा कि मेरी बहन का टेंशन खत्म करता हूं जीजा जी का, जीजा जी क्या मेकअप आर्टिस्ट के काम करेंगे, जा बहन थे दे दिया मैंने काशी। तो काशी जनपद कौशल के अंदर आ गया था। तो काशी जनपद से जितना टैक्स आएगा, उस टैक्स से कौशला केवल ब्यूटी पार्लर जाएगी, मतलब केवल मेकअप करेगी। अब बताओ, तुम आज कल 2 रुपए के मेकअप लगा करके समझते हो हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बताओ, उस टाइम पे कौशल नरेश
प्रसेनजीत ने अपनी बहन को काशी जनपद दे दिया। ऐसी ऐसी लड़की देखो और लड़की का ऐसे भाई देखो जो आपको दहेज इतना दे कि आप खुश हो जाओ। ये नहीं कि 5 लाख 10 लाख रुपए मर रहे हो तुम, दहेज में आपको एक स्टेट दे दे, मुख्यमंत्री की बेटी से ब्याह कर लो, ठीक है। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी आपका कौशला, और वैशाली की चेलना और क्षेमा, ये 3 पत्नियां थी किसकी? बिंबिसार की। बिंबिसार ने शादी के अलावा और अच्छे कार्य भी किए हैं। बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक, वैद्य जिसका नाम था जीवक। इस जीवक ने भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। और जीवक पढ़ाई करने के बाद महात्मा बुद्ध का इलाज किया था। किसका? महात्मा बुद्ध का। तो हुआ क्या था, उसी टाइम में एक और राजा था जो बीमार हो गया था। एक राजा था जिसका नाम था चंद्रप्रघोत, और राजा था अवंती का। अवंती का राजा था जिसका नाम था चंद्रप्रघोत। बिंबिसार ने अब देखो किस किस को मिला लिया, इधर अंक को मिला लिया, इधर कौशल को मिला लिया, इधर पंजाब प्रांत को मिला लिया। 1 2 3 प्रांत तो इसके मर्ज हो गया, छोटे मोटे प्रांत और इसके मिल चुके थे। क्वेश्चन आता है कि काशी दहेज में किसे मिला था? बिंबिसार को। काशी के लिए युद्ध किसको नहीं करना पड़ा? बिंबिसार को, ठीक है। इसके बाद आता है अवंती। अवंती का राजा चंद्रप्रघोत ये बीमार पड़ गया, ये इसका पूरा शरीर पीला हो गया था, जैसे पीले रंग से बता दें मैंने आपको, पीला हो गया। इसके जितने वैद्य थे उन्होंने कहा कि महाराज अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको सीधे MI सुखोई 47 से सीधे आपको लॉन्च किया जाएगा अंतरिक्ष में, आप वहां जाकर आराम कीजिएगा। अब जितने दिन आपके बचे हुए हैं आप ऐशो आराम जी लीजिए, इसके बाद आपके पास मौका नहीं मिलेगा जीने के लिए। अब भाई बीमार इंसान पहले से तकलीफ में है और तुम उसे मरने की तकलीफ दे दोगे ना, तो डबल टेंशन से मर जाएगा वो। चंद्रप्रघोत को डबल टेंशन हो गया, अब वो जिंदा क्या मरना ही सोच रहा था, टेंशन हो गया। इसी बीच में ना बिंबिसार को खबर मिल गया कि अवंती के राजा चंद्रप्रघोत बीमार है। उसने सोचा कि अवंती को मिलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने युद्ध नहीं किया, उसने क्या कहा कि बाबू जीवक जाओ। बाबू जीवक को भेज दिया, जीवक को, और कहा जाओ इसका इलाज करो। जीवक जी वैद्य थे, बहुत जाने माने वैद्य थे। उसने जड़ी बूटी बनाई और 2 घुट पिलाया उनको, पैक मार करके वो टन से ठीक हो गए, ठीक है। वो पता नहीं कौन सा रम पिला दिया उनको, वो ठीक हो गए, पी लिया, शरीर एकदम हरा भरा हो गया। चंद्रप्रघोत फिर से वैसे हो गया हट्टा कट्टा। कहा कि बिंबिसार जी अब ना अवंती को आप मिला लो मगध में। अब मगध का क्षेत्र इतना बड़ा हो गया, ये बड़ा भी हो गया, इतना बड़ा एरिया, इधर का भी बहुत सारा एरिया हो गया था। अब मगध का क्षेत्र जो है काफी फैल गया। बिंबिसार की एक ही इच्छा थी, वैशाली को जीत लिया जाए, लेकिन बिंबिसार ने वैशाली को नहीं जीता, क्योंकि वैशाली को जीतते जीतते ही इसके बेटे ने इसको टपका दिया। हुआ क्या था, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। इधर अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का लड़का था यार। बिंबिसार के लड़के का अजातशत्रु का भी चक्कर था लड़कियों से। तो लड़की ने कहा कि बाबू मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप राजा बनोगे। कहा ये तो संभव नहीं है। कहा संभव करो ना, बाबूजी आपके बढ़ोतरी में शादी कर रहे हैं, ठीक। अब वो राजा की उम्र में है, अभी विवाह करने में, बताओ तुम्हारे बच्चे खेलने लगे, उनके बच्चे हो रहे हैं, अभी राज का बड़बड़ा हो जाएगा। अजातशत्रु इसको सीरियस में ले लिया। कहा गर्लफ्रेंड ने बता दिया, चलो बाबूजी के पास गया, बाबूजी राज मुझे दे दो। कहा अभी मैं हट्टा कट्टा हूँ भाई, अभी मेरे राज करने थे, अभी 2-3 ब्याह और करना है। कहा नहीं मानिएगा। कहा नहीं मानेंगे। निकाल तलवार और भोग दिया पीछे से, ठीक है। वो देखा आपने बाला मूवी, अक्षय कुमार बाप को हाँ भोगने वाला होता है, लेकिन इसमें सही कर देता है इसका, ठीक है। मतलब अजातशत्रु क्या किया, अपने बाप को ही मार दिया। लेकिन जैन धर्म के ग्रंथ इसको नहीं मानता है, कहा नहीं मारा, ऐसे मर गया वो,
लेकिन कुछ ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने राज गद्दी के लालच में अपने बाप को ही मार दिया। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? बिंबिसार की हत्या करने वाला शासक ये था बिंबिसार, और बिंबिसार यहां पे मारा गया। और कौन आ गया आपका? अजात शत्रु। अजात शत्रु, इस वंश को इसीलिए कहा गया है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश। अब इससे जो क्वेश्चन बनेंगे बिंबिसार से, वो देखो कैसे बनेंगे। नंबर 1, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक, ठीक है, पहला शासक था। नंबर 2, बिंबिसार का दूसरा नाम कुनिक था या गुनिक, सुनिक था? कुनिक नहीं, कुनिक तो उसका नाम था अशुर का, सुनिक था। सुनिक श्रेणी है, क्या नाम था? श्रेणी नाम था, श्रेणी है, खैर सुनिक। इसके बाद बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना रखी। इसके बाद बिंबिसार महावीर, जैन और बुद्ध के समकालीन थे। इसके बाद बिंबिसार के दरबार में जीवक राजवैद्य था। जीवक ने 2 व्यक्ति का इलाज किया, 2 महापुरुष व्यक्ति का इलाज किया। नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 चंद्र प्रघोत को। प्रघोत। इसके बाद बिंबिसार की 3 पत्नियां थी। नंबर 1 क्षेमा, नंबर 2 कौशला, नंबर 3 चेलना। क्षेमा कहां की थी? पंजाब की। कौशला कहां की थी? कौशल की। और चेलना कहां की थी? लिच्छवी की। लिच्छवी कह लो, कौशला, कौशला, कौशल, ठीक है, लिच्छवी या वैशाली। ठीक, नेक्स्ट, इसी में आगे करो। अरे बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की, ठीक है। बिंबिसार ने अवंती को मगध में मिलाया। नेक्स्ट, बिंबिसार अंग जनपद को मगध में मिलाया। बिंबिसार ने लिच्छवी को जीत नहीं पाया, ठीक है।
ये तमाम टॉपिक आपके इससे है और इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे। देख लो कुछ है क्वेश्चन में? अगर यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं क्या आप छोड़ दो क्वेश्चन, बना दोगे कि नहीं? ये आपके टोटल आपके क्या थे, आपके बिंबिसार। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अजात शत्रु करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।